चलेगा जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ये एकदम लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये है बिकॉज इसमें आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीखने वाले हो, ठीक है। और ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का लास्ट पार्ट है, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2020। और ये यहाँ पे आपको बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। बस आप लोग मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहां से आप लोग को मिल जाएगा पूरा नोट्स, ठीक है। और या फिर आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट बेसिकली यहाँ पे कीजिए, आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सो नाउ आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स यार, ठीक है। सो अभी बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इसके पहले बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, बट एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। बट उससे पहले हम सीख लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। बहुत लोग को ये नाम सुन के ना बहुत ऐसा हार्ड लगता रहेगा, तो मोमेंटम क्या होता है ये समझ लेते हैं। जस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट, याद रखना अच्छे से, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो नाउ इसका मतलब कि फॉर्मूला क्या होगा कि पी यानी मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ये हो गया वेलोसिटी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम, यानी P इज इक्वल टू mv इज नथिंग बट मोमेंटम। समझ गया? तो ये होता है नॉर्मल एक मोमेंटम, जस्ट एक क्वांटिटी ऑफ मेजर, मतलब जिस समझ लो कोई भी एक पार्टिकल, यहाँ पे एक स्पेस सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल रखा है, यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी जो ए बॉडी है ये फील करेगी अपने आप को मूव कराने के लिए। जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे तो ये मूव करेगी ना, तो जो भी वो मूव कर रही है उसी मोशन का मेजरमेंट, उसी मोशन का जो मेजरमेंट होता है, उसे हम जो मेजर करेंगे उसी मोशन की मेजरमेंट को हम बोलते हैं मोमेंटम। यानी कि उसका कितना मास है और कितनी की वेलोसिटी से उसका मोशन हो रहा है, और इसी मोशन के मेजरमेंट को हम बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो अब ये आपको समझ गया होगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और इसी का डेफिनेशन से हम लोग को डेफिनेशन मिलती है, इसी के फॉर्मूले से हमको डेफिनेशन मिलती है, दैट इज मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है मोमेंटम। अब तक जिसको 9th से 10th से नहीं समझा होगा, 11th में नहीं समझा होगा, तो 12th में आपने जान लिया भाई मोमेंटम क्या होता है। बट अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम की। जब भी कभी भी आपके सामने वर्ड एंगुलर आ जाए ना, तो आपको डरना नहीं है। एंगुलर वर्ड मतलब कुछ रोटेशनल बॉडीज पे, रोटेशनल मतलब कैसा, या तो सर्कुलर मोशन या तो फिर रोटेशनल मोशन जिसमें एक्सिस होता है, ठीक है। सो ये कैसे भी हो सकता है, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो ये जो बॉडीज है यहाँ पे, तो या तो वो रोटेशनल मोशन में होगा या तो फिर सर्कुलर मोशन की बात होगी। इस चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम की बात है। नाउ अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम को अच्छे से समझ लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। जो रोटेशनल मोशन होता है किसी भी बॉडी का, उसी के मोशन का मेजरमेंट है एंगुलर मोमेंटम, इन विच इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई, यानी कि आई और ओमेगा का ये क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट होता है, और इसे हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जैसे हमने यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट किया था नॉर्मल इस लीनियर मोशन के लिए, वैसे ही हम लोग एंगुलर यानी कि रोटेशनल मोशन के लिए हम इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास की जगह में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज किया, और वेलोसिटी की जगह में हम क्या यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हम एंगुलर बात कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और एक ही बात, सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिलेटेड है किससे, मास से, और जो ये ओमेगा है वो रिलेटेड है नॉर्मली वेलोसिटी से, ठीक है। बाकी लीनियर और एंगुलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो चलो यहाँ पे फटाफट हम लोग समझ लेते हैं डेफिनेशंस को, के फॉर्मूले को। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, L मींस एंगुलर मोमेंटम, ये पढ़ लिया। दूसरी बात हमने 11th में पढ़ा था कि जो L होता है और नॉर्मली जो P होता है, जैसे कि देखो नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, जहां पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, V नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों का अच्छा खासा रिलेशन है, ये V इज इक्वल टू ओमेगा आर। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन होता है R क्रॉस P से। समझ गया? जहां पे R क्या है, ये है रोटेशनल मोशन के बॉडी का रेडियस, ठीक है, ये है R रेडियस, और इसका रिलेशन हम L इज इक्वल टू R इंटू P से करते हैं।
जहां पे अगर समझ लो मैं लिख दिया कि ये हो गया आरपी, तो फिर पी का मतलब क्या होता है, एमवी होता है, तो आर इंटू एम इंटू वी लिख सकता हूं, इसको अच्छे से मॉडिफाई करके एम वी आर ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए ये एम वी आर ये भी फॉर्मूला होता है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको ये सारी नोट्स भी चाहिए रहेगी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कॉन्टेक्ट करो, आपको जरूर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो नाउ अभी यूनिट्स के बारे में समझ लेते हैं कि भाई इसका यूनिट कैसे आया। तो लास्ट में m इज इक्वल टू वी आर मिला। मास क्या होता है, मास का यूनिट केजी होता है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और ये आर क्या है, ये भी लेंथ है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। तो केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, और ये अपॉन सेकंड तो पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सेकंड ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ गया, तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। दूसरी बात, इसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो केजी ये होता है मास का डायमेंशन, तो यहाँ पे आएगा m1, फिर मीटर लेंथ है तो L2, सेकंड है यहाँ पे -1, तो t-1 ये हो गया अपना अच्छा खासा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। ठीक है, चलो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और अगर इसी को रिजॉल्व कर दोगे तो सिंपल सी बात है भाई, हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम साइन थीटा से रिजॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम कॉस थीटा से रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हम किससे रिजॉल्व करेंगे, साइन थीटा को। आप ये मैथमेटिक्स के वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ोगे। ठीक है, मैथ्स 1 के। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, आरपी है तो पी क्रॉस आर साइन थीटा, ये रिजॉल्व हो जाएगा वेयर थीटा इज दी स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलर एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड रेडियस। तो जो मोमेंटम है और जो रेडियस है उसके बीच का ये थीटा क्या है, साइन थीटा एंगल है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। जब एंगल दिया रहेगा तब ये न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे, बाकी नॉर्मली एमवीआर या आरपी या आई ओमेगा ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो अब हम इसकी प्रॉपर अच्छे से प्रूफ देख लेते हैं। भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इज इक्वल टू आई ओमेगा कैसे आया। ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन आया ये हमको समझना है। सुनना हो, समझ लो आपके पास एक कोई रिजिड बॉडी है जिसके सेंटर से एक्सिस गया, वो जो सेंटर है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, पूरा का पूरा रिजिड बॉडी एक्सिस के साथ, और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल है उनका नाम m1 m2 mn आप कितना भी ले सकते हो उन, और एक्सिस के और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r1 है, r2 है और Rn है। ठीक है, सो नाउ अब हम वही जैसे इसके पहले के डेरिवेशन करते आ रहे थे, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि m1 m2 m3 mn be the masses of particles where omega is the angular velocity of moving rigid body, जिसकी वजह से ये पूरी rigid body मूव करेगी as rigid body performing uniform circular motion, so velocity for each and every particle will be v is equal to omega r, यानी कि ओमेगा r के इतना इसकी वेलोसिटी होगी। सो सबकी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 r1 ओमेगा, दूसरे पार्टिकल की v2 r2 ओमेगा, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पता ही है v इक्वल टू ओमेगा r, तो इसी से हम उसकी डेफिनेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, सो v3 r3 ओमेगा, ऐसी n पार्टिकल के लिए vn rn ओमेगा। ओमेगा क्यों नहीं यहाँ पे n आ रहा है या 1 आ रहा है, क्योंकि ये ओमेगा पूरे पार्टिकल के लिए कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज क्योंकि सारी बॉडी इस ओमेगा से ही मूव हो रही है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग एक चीज समझते हैं कि लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है तो क्या होता है, L इज इक्वल टू पी आर या आरपी, अभी हमने पढ़ा था, तो L इज इक्वल टू पी आर यहाँ से पढ़ा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू पी आर, पी के जगह में एम वी आर, और V यहाँ पे जो दिया हुआ है V, इस V के जगह में नॉर्मली आप कैसे भी सॉल्व करके ला सकते हो, V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। देखो कैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। L इज इक्वल टू पी आर हो गया, P के जगह में mvr लिख सकता हूँ क्योंकि P इक्वल टू mv अभी देखा, और V का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा r होता है। सो यहाँ पे m ओमेगा r का स्क्वायर, ये आ गया अपना एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फाइनल ये हमको यहाँ से मिल गया, तो ये चीज को आपको याद रखना है, L इज इक्वल टू m ओमेगा r स्क्वायर। सो नाउ ईच एंड एवरी पार्टिकल के लिए क्या होगा, तो L1 इज इक्वल टू ये पहले पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए L1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल के लिए, फिर ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, जितने पार्टिकल रिजिड बॉडी में होंगे उनके लिए। सो ये सब सभी, यानी इस पार्टिकल का अकेला, इस पार्टिकल का अकेला, इस पार्टिकल का अकेला, ऐसे जितने भी पार्टिकल होंगे उन सभी पार्टिकल्स के लिए L1 L2 L3 ऐसे ही Ln टाइम्स तक पूरा का पूरा अपना एंगुलर मोमेंटम जाएगा। सो
अभी टोटल इस पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो L इक्वल टू अगर हम सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे तो अपने को पूरी रिजिड बॉडी का मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने सबके एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दिया टिल nth टाइम तक, ठीक है। फिर जिसमें से ये ओमेगा जो है, ओमेगा ये सब में है कांस्टेंट, तो मैंने इसे निकाल लिया कॉमन, और m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर को रख लिया साइड में। और देखो इसके पहले अभी हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to कहां तक, n तक, 1 to n तक जाएगा। तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे फाइनल पॉइंट लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पे mi का स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 की जगह में यहाँ पे i रख दिया, जहाँ पे i की वैल्यू होगी 1 से लेके n तक, ठीक है। और इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, i होती है, तो i ओमेगा। ये हो गया अपना फाइनल प्रूफ, ठीक है। सो ये टोटली एनालोगस होता है P इक्वल टू mv को। एनालोगस मतलब उसके जैसा, ठीक है, जहां पे m डिनोट करता है I को और v डिनोट करता है ओमेगा को। समझ गया, इस चीज को आपको याद रखना है। नाउ अभी हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क आपने 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है कि भाई टॉर्क होता क्या है, ठीक है। सो टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन होता है, टॉर्क को हम टाउ टाउ ऐसा इस वर्ड से डिफाइन करते हैं। टाउ इस वर्ड का नाम है, ये जो यहाँ पे ये टाउ ऐसा हम लिखते हैं टी का उल्टा ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसे हम टाउ बोलते हैं। और ये होता है F इंटू आर, जहाँ पे F है फोर्स और R है रेडियस, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, बस अभी इसी से हम फॉर्मूला निकालेंगे। एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, F इक्वल टू ma भी होता है, ठीक है। सो नाउ अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे टॉर्क के बारे में। टॉर्क मतलब समझ लो कोई बॉडी है, मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये झटके में टर्न लेगी, झटके में ये क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी, एकदम जस्ट एक्सीलरेटेड होगी बॉडी। तो वही एक्सीलरेटेड बॉडी जब होगी तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं टॉर्क। मतलब जो उस टाइम पे झटके में जस्ट बॉडी स्टार्ट होती है, जो वो फट से जो स्टार्ट होने का वो जो पोजीशन है ना, वो मोमेंट है, उस मोमेंट को हम टॉर्क बोलते हैं। समझ गया, इस चीज को आपको समझना है, कंसेप्ट था, इमेजिन करना है। जैसे समझ लो आप एक कार में बैठे और कार अचानक से झटके से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका टॉर्क होगा, ठीक है, वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो नाउ हियर इन रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और समझ लो ये जैसे ही यहाँ पे हमने स्टार्ट किया ऐसे मूव करना, तो m1 पार्टिकल हल्का सा झटका खाएगा। जिसे हम पतंग उड़ाते हैं, जो काइट होती है पतंग उड़ाते हैं, और उसमें हम अपनी स्ट्रिंग में से टिचकी देते हैं ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। सो उससे क्या होता है, उसमें हल्का हल्का टॉर्क क्रिएट होता रहता है और मूव करता है, ठीक है। सो नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है सपोज, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ाई की जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है। सो थियोरेटिकली अभी समझ लेते हैं कि m1 m2 mn be the masses of particle present in the rigid body, ठीक है। r1 r2 and r1 be the radius or distance between the particle and axis of rotation, ठीक है। सो here अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसमें हम रेडियल एक्सीलरेशन यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल जो एंगुलर एक्सीलरेशन है ये तो अपना कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कौन सा एक्सीलरेशन यूज करते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन। समझ गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। और रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है R इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, जहां पे R रेडियस और अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन विच इज कांस्टेंट हियर, ठीक है। ये बात को आपको याद रखना है ना। मतलब क्या मिला कि A इक्वल टू R ओमेगा मिल गया। सो अभी ये नॉर्मल होता है फॉर्मूला, बट ईच एंड एवरी पार्टिकल के लिए क्या होगा, समझ लो पार्टिकल नंबर फर्स्ट के लिए तो A1 इक्वल टू R1 अल्फा जो यहाँ लिखा है, फिर ऐसे A2 इक्वल टू R2 अल्फा ओमेगा, ठीक है, या फिर जो अल्फा यहाँ पे फिलहाल अल्फा आएगा, ठीक है। फिर A3 इक्वल टू R3 अल्फा, AN इक्वल टू Rn अल्फा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे पार्टिकल्स के लिए रेडियल एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो रेडियल एक्सीलरेशन मिल गया। अब हम क्या देखेंगे रेडियल एक्सीलरेशन मिलने के बाद कि हमको पता है, यानी कि अपने को सारा A1 A2 A3 ऐसा AN तक मिल चुका है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्या मिला है अपने को, R1 अल्फा, यहाँ पे मिला है R2 अल्फा, यहाँ पे मिला है R3 अल्फा, यहाँ पे मिला है Rn अल्फा, जहाँ पे अल्फा कॉमन है, ठीक है। सुनना, अभी फोर्स इक्वल टू ma होता है, जहां पे a की जगह में हम अल्फा आर पुट कर सकते हैं। सो और दूसरी कंडीशन क्या है कि टाउ का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको कि टाउ इज इक्वल टू, यानी टॉर्क को टाउ से बताते हैं, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ठीक है, जहां पे एफ क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो एफ होता है, एफ हमें अभी फाइंड करके मिला, एफ इज इक्वल टू
अल्फा इंटू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m अल्फा r इंटू आर, आर स्क्वायर m अल्फा मिल गया। सो ये टॉर्क मिल गया ईच एंड एवरी बॉडी का। सो यहाँ पे पहले फर्स्ट बॉडी का फाइंड करते हैं, टाउ 1 यहाँ पे ये, फिर टाउ 2, टाउ 3, टाउ n, मतलब सारे के लिए निकाल देंगे। फिर इन सब का टोटल बॉडी के लिए इन सबको ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो इनमें जो अल्फा है अपना कॉमन, साइड में निकल जाएगा कॉमन, और यहाँ पे m1 r1 r2 मिल जाएगा। जैसे ऐसे आता है, इसका मीनिंग ये होता है आई अल्फा। सो टाउ का मेन फॉर्मूला मिल गया आई अल्फा इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसमें मिल गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में अपने को एंगुलर जो यहाँ पे टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया, यानी कि एंगुलर अपना एक्सीलरेशन और जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके फॉर्म में अपने को फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यानी कि अपने को ये प्रूफ करना था। सो हमने सबसे पहले क्या किया, a इज इक्वल टू आर अल्फा लिया, फिर हमने उसके बाद f इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लिया। इस f इज इक्वल टू एम ए में a की जगह में r अल्फा हमने पुट कर दिया। फिर उसके बाद हमने टाउ का फॉर्मूला लिया ईच एंड एवरी पार्टिकल के लिए। सो एफ आर होता है, जहां पे f हमको ये मिला था, सो f की जगह में m r अल्फा इंटू आर, सो r इंटू आर का स्क्वायर, सो m अल्फा आर स्क्वायर मिल गया। ये है अपना टॉर्क का फॉर्मूला। सो ये तो अभी एक पार्टिकल का हुआ ना, जो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, इनमें से अभी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का हुआ है, फिर अभी इसके लिए दिखेंगे, फिर इसके लिए दिखेंगे, और हजारों पार्टिकल है, उन सब के लिए हम लोग n टर्म्स तक ले लेंगे और ऐड कर देंगे। फिर अपने को बेसिक मेन टॉर्क मिल जाएगा और सॉल्व करेंगे तो आई अल्फा आ जाएगा, वेयर आई इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सिग्मा और अल्फा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, सो ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, नाउ अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझते हैं। आपने ऑलरेडी 11th में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझ चुके हो, पढ़ चुके हो। ये क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कोई भी लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इस चीज को आप याद रख लो और इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लो, एग्जाम में ऐसे लिखना है। अब मैं इसको समझा रहा हूं तो समझ लो। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो कोई भी लीनियर मोमेंटम है, समझ लो लीनियर मोमेंटम मतलब बॉडी यहाँ पे रखी, यहाँ पे कार है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, ये लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब क्या, कि जो नॉर्मली किसी भी चीज से आइसोलेट हो गई हो। आइसोलेट मतलब टोटली अलग हो गई हो, बट सिमिलर कंडीशन में हो। आइसोलेशन मतलब होता है किसी को डिवाइड कर देना, बट सेम पार्ट्स में डिवाइड करना, सेम कंडीशन में डिवाइड करना। एग्जांपल के लिए पकड़ लो कि अगर समझ लो मैं हूं एक ही इन्वायरमेंट में, बट मेरे से दो बॉडी क्रिएट हो गई। समझ लो मैं ए हूं और मेरे से दूसरी बॉडी बी बन गई, बट हम आइसोलेटेड सिस्टम में है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि हम एक ही सिंगल इन्वायरमेंट में है, बट हम डिवाइडेड है। समझ गया कि नहीं? तो ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम में हम कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि अभी कभी भी याद रखना एक चीज, कोई भी बॉडी अनबैलेंस्ड फोर्स से ही मूव होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बैलेंस फोर्स से भी मूव होती है, बट अनबैलेंस्ड फोर्स से ज्यादा वेलोसिटी क्रिएट होती है और बॉडी का मोशन होता है क्रिएट। समझ गया? इस चीज को आपको समझ के लेना है। सो अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या हमें लीनियर मोशन मिलेगा? सो नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो अपना मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि कोई भी मोशन होगा ही नहीं, कंजर्व रहेगा। समझ गया? ये बात आपको समझ के रखनी थी, यही था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसके प्रूफ के बारे में समझ लेते हैं। मतलब क्या सीखा हमको, कि जो कांस्टेंट होगा यहाँ पे, जो अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ गया कि नहीं? ये कांस्टेंट कब रहेगा? सॉरी, जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स अब्सेंट रहेगा। हम किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो अपना ये जो यहाँ पे एंगुलर जो मोमेंटम है ये क्या आएगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो अभी इसको हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम L इज इक्वल टू आरपी। हम पढ़ते आ रहे, किसी ने पूछा अगर आपसे कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का हमको रिलेशन बताओ, तो L इज इक्वल टू आरपी बता देना है, जहां पे P क्या है? लीनियर मोमेंटम, R है रेडियस, L है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब आपने अगर मैथ्स 2 का, इसका मैथ्स 2 का अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट
जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, वो पढ़ा है तो आपको अब समझेगा, अगर नहीं पढ़ा है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, या फिर अगर आपने 11th में डेरिवेटिव पढ़ा है तो आपको समझेगा, नहीं तो फिर से आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं 12th की सारी मैथमेटिक्स की डिफरेंशिएशन की वीडियोस रोज एक वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगा। बस आप लोग उसमें अपना अच्छा खासा व्यूज जरूर दीजिएगा तो ही, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा मेरा वीडियो बना के। ठीक है, सो नाउ अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो विद रिस्पेक्टिव वाला हमेशा नीचे आता है और जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं वो ऊपर रहता है। ठीक है, सो अभी पहले L है तो डी मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना होता है, तो डी एल का वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी, ये पूरा आर पी एक साथ है तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन डी टी टाइम हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज यहाँ पे लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है, पहले u आएगा, फिर dv का डेरिवेटिव होगा, फिर यहाँ पे प्लस करना, फिर इसके बाद v साइड में, और बाद में यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से du बाय dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना था। मतलब फॉर्मूला क्या है, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई डी यू इंटू वी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे, सबसे पहले u साइड में ले लो और v को डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस करो, फिर v को साइड में ले लो और यहाँ पे u को डिफरेंशिएट कर दो। बस यही होता है फॉर्मूला। इतना इजी वे में आपने u इंटू वी का फॉर्मूला याद कर लिया। अब यहाँ पे r क्या है, u की जगह में है और v की जगह में p है, तो r पहले साइड में, फिर p के साथ डेरिवेटिव, फिर प्लस साइड, फिर r अंदर और p बाहर। समझ जाए कि नहीं, तो यानी कि r का डेरिवेटिव फिर p साइड में हो जाएगा, यानी p बाहर हो गया। ये सिंपल सी बात है। जहां पे dp अपॉन dt ये क्या होता है, फोर्स होता है, यानी कि फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। d मतलब होता है चेंज, d मतलब हमेशा याद रखना डेरिवेटिव में चेंज होता है, d मतलब रेट ऑफ चेंज होता है, और अपॉन में टाइम दिया है तो रेट ऑफ चेंज हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये p मतलब लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स होता है। तो ये dp अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा, और dr अपॉन dt जो है ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेडियस इज नथिंग बट वेलोसिटी। आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, तो भाई रेडियस क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, डिस्प्लेस हो रहा है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम नीचे है अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर यहाँ पे या फिर जो रेडियस है इज नथिंग बट क्या होगा, यहाँ पे इस कंडीशन में वेलोसिटी होगी। यानी कि हम dp की जगह में f रख सकते हैं और dr की जगह में हम v रख सकते हैं, v। ये बात आपको समझनी है। सो चलिए गाइस, हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने वहां पे f रख दिया और वहां पे v रख दिया। अब बचा यहाँ पे p, तो p क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड फॉर्म में। हमको चाहिए कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो मास अपना कांस्टेंट है, आइडियल ये यूनिट होती है, और v हमेशा यहाँ पे वेक्टर है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। मास अपनी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके लिए उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वो कांस्टेंट होती है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो p की जगह में हम mv वेक्टर रख सकते हैं क्योंकि p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, सो नाउ रख दिया। फिर यहाँ पे देखो v इंटू वी का क्रॉस है, तो v क्रॉस v और m साइड में, r इंटू एफ सेम वैसे ही। फिर हमको पता है किसी भी सेम चीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, या फिर नहीं पढ़ा तो आप अभी पढ़ लो कि भाई अगर समझ लो i ये वेक्टर है और ये दूसरा i वेक्टर है, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये होगा 1, अगर यही सेम i क्रॉस अगर ये i है ऐसा तो ये होगा 0। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखनी है। सो यहाँ पे सेम चीजें आ गई, मतलब 0 हो जाएगा। RF ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, RF बचेगा। ये क्या मिल गया अपने को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू RF मिला। बट हेयर r इंटू एफ इज द मोमेंट ऑफ टॉर्क। F इंटू आर क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा है कि ये टाउ का फॉर्मूला है, टॉर्क जो होता है। ठीक है, सो RF टॉर्क होता है। सो मैं यहाँ पे टॉर्क लिख सकता हूँ और DL यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी। समझ गया। अगर मैंने मान लिया कि अपना टॉर्क 0 है, अगर समझ लो, सिंपल सी बात है कि अगर समझ लो अनबैलेंस्ड फोर्स, ध्यान देना यहाँ पे, अनबैलेंस्ड फोर्स कंजर्वेशन के लिए क्या था, 0 था। यानी कि फोर्स 0, अगर फोर्स 0, ध्यान देना यहाँ पे, अगर फोर्स 0 हो गया तो टाउ भी 0 हो जाएगा ना। तो अगर टाउ 0 है इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स भी 0 है। अगर ये टाउ की वैल्यू 0 आ रही है मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है। समझ जाए कि नहीं। और अगर फोर्स 0 है तो अपना जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। समझ गया कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे टॉर्क तभी क्रिएट होगा ना जब फोर्स क्रिएट होगा।
समझ गया कि नहीं। तो अगर समझ लो फोर्स जीरो है यानी कि अपना अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, तभी तो अपना जो यहाँ पे कंजर्वेशन होता है मोमेंटम का, तो कंजर्व होता है लीनियर मोमेंटम। समझ गया। तो ये कब होगा, यानी कि अगर अपना टाउ जीरो हो गया तो ये एफ बी जीरो आर बी जीरो, ठीक है। तो अगर टाउ जीरो इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स जीरो है और अपना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व हो गया। समझ गया, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नाउ अभी हम देखेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। सो आपको ये समझ गया होगा, यहाँ तक आपको प्रॉपर एग्जाम में लिख के आना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। समझ लो एक आपके पास यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पे आपने एक कोई भी बॉल ले लिया, ये है इसका सेंटर। अब इसे आपको मूव करना है, ये रोटेट हो के मूव करेगा। तो अगर ये इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसा ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवलिंग के बाद इसमें होगा क्या, इसमें लीनियर मोशन भी हो रहा है, लीनियर मोशन भी हो रहा है। और ये पूरी बॉडी समझ लो, यहाँ पे इसका पार्टिकल, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना इसके अंदर, तो ये सारे पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। समझ गया कि नहीं। तो इसका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और इसका लीनियर मोशन भी हो रहा है। समझ गया, यानी कि एट अ टाइम इस रोलिंग बॉडी में बोथ दोनों के दोनों मोशंस क्रिएट हो रहे हैं। समझ गया। सो इन रोलिंग मोशन द मोशन in which circular motion and linear motion simultaneously occurs। समझ गया कि नहीं ये बात। सो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट while moving possesses two types of kinetic energy, यानी कि अगर इसको मूव करना है तो हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। विदाउट काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी मूव ही नहीं कर सकती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एक डायनेमिक एनर्जी है। ऐसी एक मैकेनिकल एनर्जी का एक टाइप होता है जो कि ये डायनेमिक होती है, जहां भी बॉडी मूव करेगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। समझ गया कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग possesses two types of kinetic energy। समझ गया, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट नॉर्मल लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और जो रोटेशनल होता है वो रोटेट करने वाली काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ गया कि नहीं। सो ये बात आपको याद रखनी है, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो इसमें लीनियर भी लगेगी और रोटेशनल भी लगेगी। यानी कि अगर मैंने पूछ दिया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ तो लीनियर वाला प्लस रोटेशनल वाला दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। सो नाउ यहाँ पे समझ लेते फटाफट कि आई है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी है लीनियर स्पीड, आर रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ पे ये रिलेशन याद रखना कभी भूलना मत, वी इक्वल टू ओमेगा आर से आया है, ठीक है। मास एम, के रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा है इसके बारे में। सो ये सारी चीजें पढ़ी है। सो नाउ हियर अब हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे, बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल चीज, ठीक है, जहां पे अभी हम काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी का फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसका, रोलिंग बॉडी का, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं भाई कि जो अपना मोशन है एग्जैक्टली जो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है, आई इज इक्वल टू एम यहाँ पे और आर का स्क्वायर ये चीज होती है, यानी कि एम आर स्क्वायर ये होता है। तो आर के जगह में रेडियस ऑफ गायरेशन हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, बिकॉज के और आर सेम होता है। इसके पहले के पार्ट में पढ़ा है, जिसने देखा होगा उसको समझेगा, जिसने नहीं देखा है उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है, ये हमको अभी समझ के लेना है। तो क्या होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, जितनी उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और जितना उसका रोटेशनल होगी। तो ट्रांसलेशनल नॉर्मल होती है 1/mv स्क्वायर और रोटेशनल हमने इसका प्रूफ किया है इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर के सेकंड पार्ट में हमने इसे सॉल्व किया है। 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इसका पूरा प्रूफ था। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होती है। समझ गया ना। तो हाँ, यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर और 1/2 I क्या है, I है mk का स्क्वायर और ओमेगा क्या है, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओमेगा की वैल्यू निकालोगे क्या मिलेगा, v/r। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह में क्या लिख दूंगा, v/r। तो v का स्क्वायर r का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करूंगा 1/2 ये 1/2 m यहाँ से और v यहाँ पे ये जो v 1/2 mv और यहाँ से भी 1/2 m इंटू v का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा हो गया साइड में। और क्या बचेगा अंदर, ये इसके जगह में 1 कांस्टेंट, ये प्लस साइन और यहाँ पे k²/r बच जाएगा। समझ गया अच्छे से। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, मतलब 1/2 ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कंडीशन है, जो इसमें से हमने क्या सॉल्व कर लिया है, देखो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इस पूरे इक्वेशन में से 1/2 mv स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब हमने 1/2 mv स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से ये पूरा कॉमन, तो यहाँ अंदर 1 बचेगा, ठीक है। और जब यहाँ से कॉमन लूंगा तो 1/2 m यहाँ से और ये देखो v स्क्वायर है,
ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर यहाँ से भी निकल गया। तो इस साइड से क्या बच जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके पास भी आता है तो के स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, तो 1 प्लस ये प्लस साइन यहाँ पे, और इस वाले से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा, यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर साइड में चला गया। ठीक है, सो ये बन गया अपना टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी टोटल काइनेटिक एनर्जी की मिल गई हमको। ठीक है, सो अभी हमको मिला है किसी भी रोलिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हम फाइंड करेंगे कि अगर वही रोलिंग बॉडी एक इंक्लाइंड शेप में मूव कर रही है। इंक्लाइंड शेप में मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, सो ये इंक्लाइंड शेप में जा रही है। ये जहां से स्टार्ट करी इनिशियल से लेके फाइनल तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एस है। और इस इंक्लाइंड के बीच का जो एंगल है ये अपना है सरफेस, नीचे वाला पार्ट है ये सरफेस, और जहां पे इंक्लाइंड शेप है वहां तक के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड में ऐसा देखा था हमने, फिलहाल यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड नहीं चालू है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से जो इसकी हाइट है ये h = s sin थीटा कंसिडर कर लो। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में दिया है h = s sin थीटा। ठीक है, इसको कंसिडर कर लो। अब हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक सिंगल सा मात्र वन कंसेप्ट आपको समझना है, बस एक कंसेप्ट, सिंपल सी बात है। जब बॉडी यहाँ पे चुपचाप रखी हुई थी तो इसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है। जब कोई भी बॉडी स्टार्टिंग में चुपचाप खड़ी होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी। मतलब जब तक बॉडी रेस्ट में होती है, मूव नहीं कर रही होती है, उसमें होती है स्टोर्ड एनर्जी। जब बॉडी करेगी मूव, उसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी ये स्टोर्ड एनर्जी रही होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी रही होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ गया, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट हुआ है ना काइनेटिक एनर्जी में, इसके लिए दोनों सेम रहेंगे। सो an object will be moved, the potential energy will convert into kinetic energy। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, रोल करेगा। ठीक है, सो PE = काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। PE क्या होता है फॉर्मूला, mgh। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी अभी देखा 1/2 mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर अपॉन r। याद तो करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। या तो फिर अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो डेरिवेशन समझ लो, कि सिंपल सी बात है, यही तो कंसेप्ट होता है। कैसे समझोगे डेरिवेशन, इस फॉर्मूले को याद कैसे करोगे, सिंपल से तरीके से याद करोगे यार। कैसे, तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी क्या होती है, सिंपल सा होता है कि नॉर्मल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस नॉर्मल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल होती है 1/2 mv स्क्वायर। फटाक से आप रफ में पीछे किसी भी एग्जाम में पीछे फटाफट ये कर सकते हैं। 1/2 I ओमेगा स्क्वायर ये होता है। यहाँ से दोनों से हम क्या करेंगे, आई की जगह में हम रखेंगे m के स्क्वायर और ओमेगा की जगह में रखेंगे v/r का स्क्वायर। खत्म कहानी, ये भी बन जाएगा। और ये 1/2 तो 1/2 m, और यहाँ से v स्क्वायर कॉमन, और यहाँ से पूरा 1/2 v स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 1 प्लस, और ये अपने को जो सॉल्व होके मिल गया ये मिल जाएगा। तो वैसे ही आप चाहो तो फॉर्मूला लर्न कर लो या बार बार रिपीट करके समझ लो। तो ये बन गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस v स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे और बाकी सारे टर्म को इसके नीचे फेंक देंगे। तो 2, पहले ये 2 जाएगा, फिर ध्यान देना यहाँ पे ये m, तो ये अपॉन में आएगा, फिर बाकी का देखो 2mgh ये पूरा बन जाएगा 2mgh, ये m नीचे आएगा, और ये पूरा देखो ये पार्ट ये भी नीचे आएगा, और v स्क्वायर मात्र यहाँ रहेगा। ठीक है, फिर m से m कैंसल, v = स्क्वायर रूट ले लिया, ये टर्म बच गया। ठीक है, ये बात ध्यान देना, आप सॉल्व करोगे समझ जाएगा ना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे फॉलो करो वहां से, और मुझे नोट्स की मतलब एक रिक्वेस्ट करो, मैं तुरंत ही आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना इतना। सुनना हो, अभी यहाँ पे देखते हैं एज गिवन रिलेशंस इन डायग्राम। डायग्राम में अभी हमने क्या देखा कि जो हाइट थी h = s sin थीटा थी। ठीक है, s = h sin थीटा अभी हमने देखा कि इसकी हाइट थी। सो नाउ लीनियर वेलोसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 0 to v। पहले लीनियर वेलोसिटी 0 थी, मतलब जब बॉडी रेस्ट में थी तो 0 थी, फिर स्टार्ट होके मूव करी तो उसकी समझ लो v उसकी वेलोसिटी हो गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, सुनना हो, अब यहाँ पे समझते हैं कि जब कभी भी कोई भी वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होके जाती है किसी मैक्सिमम पॉइंट तक, तो उसका जो काइनेमेटिकल इक्वेशन बनता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो बनता है वो v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as होता है। मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के इसके बताया है v स्क्वायर, तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, क्या क्या थे वो नॉर्मल से हमने पढ़ा है। v = u + at पढ़ा है, s = ut + 1/2 at पढ़ा है,
AT का स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS पढ़ा है, ठीक है गाइज। इनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये 280 तो यहाँ भी हम कभी कभी 280 लेते हैं, इसको कभी आप रॉन्ग मत करना विदाउट, बिकॉज ये एक्सपीरियंस साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज को आपको याद रखना है, तो यहाँ पे 2AS आएगा, ठीक है। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS यहाँ पे बन जाएगा, वेयर U इज द इनिशियल वेलोसिटी। यार U मतलब क्या है, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम फिलहाल यहाँ पे ये वाला यूज कर रहे हैं, तो U क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और V हमको यहाँ से मिल गया है, अभी अभी जस्ट यहाँ पे सॉल्व हुआ है, देखो यहाँ पे V मिला है हमको अभी, तो V हम यहाँ पे पुट कर देंगे। U क्या मिला, 0 मिला है। 2AS यहाँ पे भी ध्यान देना अच्छे से, S कितना मिला है यहाँ पे, H अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे 2A सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर ये 2AH साइन थीटा, ये देखो बन गया 2AH साइन थीटा, और ये स्क्वायर था, स्क्वायर रूट गायब कर देगा तो सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। फिर ये 2 से 2 चाहो तो आप अभी कैंसिल कर दो, H से H चाहो तो अभी आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा A और G यहाँ पे बचेगा, तो G साइन थीटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो G साइन थीटा देखो यहाँ पे आ गया, और अपॉन में 1 प्लस K स्क्वायर R और A इज इक्वल टू, आपको A का फॉर्मूला फाइंड करना था, तो ये आपको मेन चीज एक्सीलरेशन मिल गई, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना था, यही था रोलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन। A मिल गया ना आपको, A क्या है, G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे थीटा क्या था, ये इंक्लिनेशन, ये एंगल इंक्लिनेशन, ठीक है। और G अपना नॉर्मल क्या रहेगा, 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8, H क्या रहेगा, हाइट इंक्लिनेशन का, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। K क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये था नॉर्मल एक्सीलरेशन। फोर्स पूछता तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जहां पे एक ही जगह में आप इस वैल्यू को पुट करोगे और मास दिया रहेगा किसी भी बॉडी का, जो बॉडी मूव कर रही है, आप फोर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये आपके ऊपर सारा डिपेंड है, बहुत ही सारी मतलब डेफिनेशंस थी यहाँ पे, हमने सब समझा। ये था अपना लास्ट चैप्टर। बहुत लोग को एक्सरसाइज चाहिए होगा, बस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसकी एक्सरसाइज प्लीज एंड प्लीज अपलोड कीजिए, मैं जरूर इसकी एक्सरसाइज लाऊंगा। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सो आप लोग बस इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ने अच्छा खासा बहुत ही फास्ट तरीके से रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ लिया है। जिसको भी प्रॉब्लम होती रहेगी कि भाई मतलब चैप्टर बहुत बड़ा है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो चैप्टर बड़ा है तो भाई आप 12th में हो ये मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो विदाउट मेहनत नहीं आ सकती है। अगर आप बोलो कि बहुत हार्ड है, तो भाई दुनिया में स्टार्टिंग में सबको हार्ड लगता है, उसे लोग सिंपल बनाते हैं। अगर आप नहीं बना सकते हो सिंपल तो ये आपकी गलती होगी, समझ गया। इसके लिए अभी क्या कर सकते हो आप लोग, पूरी की पूरी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने एकदम सिंपल तरीके से बताया है, जो भी आपको डाउट्स हो आप पूछ लीजिए, कोई भी कंसेप्ट हो आप तुरंत पूछिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।